देखिए मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर 251 नंबर के प्रश्न से। आप सभी का कोटा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। पहली बार जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। मैं मुकेश कुमार नागर आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। देखिएगा, 251 नंबर का प्रश्न है जो मैंने आपसे पूछा भी था। निम्नलिखित में से छायावादी कवि नहीं है, वो थे मैथिली शरण गुप्त, बाकी प्रसाद पंत निराला, महादेव वर्मा ये छायावादी कवि माने जाते हैं। आप सबको पता होगा इस चीज के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न था 292 नंबर का प्रश्न था, इनमें से छायावाद की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है। तो इसमें इति वर्तात्मकता जो प्रवृत्ति है वो छायावाद की नहीं है, क्योंकि ये द्विवेदी युग की प्रवृत्ति मानी जाती है। बाकी सारी की सारी प्रवृत्तियां जो है छायावाद की युग की है। पढ़ लीजिए यहाँ पर छायावाद युग की प्रवृत्तियां कौन कौन सी है। व्यक्ति व्यक्ति स्वातंत्र्य का स्वर बिल्कुल रहा, रूढ़ियों से मुक्ति का प्रयास किया गया, प्राकृतिक स्पंदन इसमें रहा है, गीतात्मक मधुर वेदना रही, नारी विषयक धारणा, युगीन सत्य और तीर्थार्थ अभिव्यक्ति, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना, स्वच्छंद कल्पना का नवोन्मेष इसमें पाया जाता है साथियों। अगला प्रश्न था 293 नंबर का प्रश्न, राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष क्या रहा था। तो राम की शक्ति पूजा जो है निराला जी की रचना है, इसका प्रकाशन वर्ष रहा था 1936। याद हो जाएगी। चलिए, और इसका जो आधार माना गया था वो बांग्ला रामायण को माना गया था। कृत्तिवास का जो बांग्ला रामायण था उसको इसका इसका आधार माना गया था साथियों। ठीक है। 15 दिनों की कठोर साधना में 1840 छंदों में प्रस्तुत लंबी कविता है ये। इसे समासोक्ति शैली में महाकाव्य के रूप में निराला ने लिखा है साथियों। इसे एक लंबी कविता भी कहा जाता है। आलोचकों ने इसे बिच्छू छुड़ाने का मंत्र कहा है। नामवर सिंह ने निराला को छंदों का गुरु कहा है। और रामविलास शर्मा के अनुसार निराला को जो है, निराला रूढ़ियों के प्रति विद्रोह और परिवर्तन के कवि रामविलास शर्मा ने माना है। निराला रूढ़ियों के प्रति विद्रोह है और परिवर्तन के कवि है, ऐसा रामविलास शर्मा इनके बारे में कहते हैं। और नामवर सिंह जो है वो निराला को छंदों का गुरु मानते हैं साथियों। चलिए, निराला की कृतियां कौन कौन सी है। अनामिका 1923 में प्रकाशित हुई, परिमल 1930 में, गीतिका 1936, सांदे काकली 1969, जूही की कली 1916, पंचवटी प्रसंग और सरोज स्मृति 1935 में, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942 में। पूरी की पूरी रचनाएं ये जितनी भी हैं ये सब की सब निराला जी की रही है साथियों। 294 नंबर का प्रश्न है, लोकायतन किस विधा की कृति है। जो लोकायतन है वो प्रबंध काव्य माना जाता है। कौन सा काव्य। लोकायतन प्रबंध काव्य माना जाता है मित्रों। ठीक है। लोकायतन एक प्रबंध काव्य है। लोकायतन छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है। लोकायतन में जो है पंत जी ने भारतीय जीवन, लोकायतन में क्या है, भारतीय जीवन की स्वतंत्रता के पहले और बाद की कथा को काव्य रूप दिया है साथियों। भारतीय जीवन की जो रहा है वो स्वतंत्रता के पहले वाला और बाद वाला काव्य रूप जो है इन्होंने निराला जी सॉरी सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लोकायतन में दिया गया है। और एक प्रबंध काव्य है लोकायतन, किसका, सुमित्रा नंदन पंत का। ठीक है। और जो सुमित्रा नंदन पंत है उनकी जो पहली रचना है वो कौन सी है, गिरजे का घंटा। कौन सी है साथियों, गिरजे का घंटा 1916 में इन्होंने ये प्रकाशित की थी। और जो सुमित्रा नंदन पंत है ये जरूर याद रखिएगा कि उनकी पहली रचना कौन सी, गिरजे का घंटा है, जो 1916 में प्रकाशित की गई थी। अब सुमित्रानंदन पंत की यहाँ पर कृतियां आपको ध्यान रखनी है। वीणा 1927 में इन्होंने प्रकाशित करी, ग्रंथि 1920 में, गुंजन 1932 में, युगांत 1936 में, युगवाणी 1939 में, ग्राम्या 1940 में, स्वर्ण किरण इन्होंने 1947 में, स्वर्ण धूलि 1947 में, युगपथ 1949 में, लोकायतन 1964 में, चिदम्बरा 1965 में, कला और बूढ़ा चांद इनके द्वारा लिखा गया साथियों। तो याद रखिएगा ये सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं। गिरजे का घंटा 1916 में प्रकाशित हुआ था, इनकी पहली रचना मानी जाती है। लोकायतन इनका एक प्रबंध काव्य है। छायावादी जो कवि सुमित्रानंदन पंत है उनका लोकायतन के अंदर जो है इन्होंने भारतीय जीवन की स्वतंत्रता के पहले और बाद की कथा को जो है प्रबंध काव्य के रूप में लिखा है साथियों। तो वीणा, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण दूली, युगपत, लोकायतन, चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद। साथियों ये सारी की सारी रचनाएं सुमित्रानंदन पंत की रही है मित्रों, याद रख लीजिएगा। अब कला और बूढ़ा चांद
पर 1960 में इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। जो सुमित्रानंदन पंत थे साथियों, उन्होंने एक लिखी काव्य लिखा या कविता लिखी या कृति इनकी जो रही है कला और बूढ़ा चांद, उसके ऊपर सुमिता नंदन पंत को 1960 में क्या दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कला और बूढ़ा चांद पर 1960 में किसको मिला था, सुमिता नंदन पंत को मिला था साथियों। जो पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहते हैं, पंत को क्या कहते हैं, संवेदनशील और इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है, किसको, सुमिता नंदन पंत को। साथियों अगला क्वेश्चन आता है 295 नंबर का, तुलसीदास के रचनाकार कौन है। देखो सबको पता है, जो तुलसीदास जो रचना है वो सूर्यकांत त्रिपाठी पाटी निराला की रचना रही है। तुलसीदास किसकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है साथियों, और ये आ जाती है बहुत सी बार पेपर के अंदर। तो तुलसीदास के रचनाकार कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। उनकी 1938 ईस्वी में रचित प्रमुख काव्य कृति है। निराला का जन्म बंगाल महिसादल रियासत में फरवरी 1899 ईस्वी में तथा निधन अक्टूबर 1961 में दारागंज प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। लेकिन आप इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस याद रख लीजिएगा तुलसीदास जो रचना है वो किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना रही है मित्रों, ठीक है। देखिएगा निराला की महत्वपूर्ण कृतियां यहाँ पर और भी मानी गई है, वो भी ध्यान रखिएगा। अनामिका 1923 में प्रकाशित हुई, परिमल 1930 में, गीतिका 1936 में, तुलसीदास 1938 में, कुकुरमुत्ता 1942 में। कुकुरमुत्ता भी किसकी है, ये भी निराला जी की ही रचना है। निराला का जो प्रथम काव्य संग्रह है आप सबको पता होना चाहिए, अनामिका है, 1923 में प्रकाशित हुआ था। निराला का प्रथम काव्य संग्रह अनामिका 1923 में प्रकाशित हुआ। निराला का अंतिम काव्य संग्रह जो है सांदे कांकली है, जो 1969 में प्रकाशित हुई थी। अंतिम काव्य संग्रह सांदे कांकली रहा है साथियों, ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए 296 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है कौन सा। कामायनी जयशंकर प्रसाद की, बिल्कुल राइट है। रामचरितमानस तुलसीदास, रामचरितमानस किसने लिखा, तुलसीदास ने, बिल्कुल राइट है। चिदम्बरा महादेवी वर्मा की, और चिता के फूल रामवृक्ष बेनीपुरी की। लेकिन चिदम्बरा जो है साथियों, ये महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। चिदम्बरा जो है अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है साथियों, ठीक है। तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की, रामचरितमानस तुलसीदास का है, चिदम्बरा महादेव वर्मा की नहीं है। चिदम्बरा किसकी है, सुमित्रा नंदन पंत का काव्य ग्रंथ है। और चिता के फूल जो है रामवृक्ष बेनीपुरी का है। तो सी ऑप्शन इसका राइट माना जाएगा मित्रों, ठीक है। और चिदम्बरा महादेव वर्मा की नहीं, चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत का काव्य ग्रंथ है, जिसके लिए 1968 ईस्वी में जो है चिदम्बरा पर सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। शेष सभी विकल्प यहाँ पर सही है, ठीक है। 297 नंबर का प्रश्न है, महादेव वर्मा के यामा में कौन सी रचना संकलित नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अब यामा के अंदर कौन सी रचना संकलित नहीं गई, निहार रश्मि निर्जा सांध्य गीत तो की गई है, लेकिन दीप शिखा यामा के अंदर संकलित नहीं है। यामा पर जो है महादेव वर्मा को, आप सबको पता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, याद है ना, 1952 के अंतर्गत, ठीक है। तो महादेव वर्मा जो यामा इनका काव्य संग्रह है, उसमें निहार रश्मि निर्जा सांदे गीत तो रहा है, लेकिन दीपशिखा इसके संकलित नहीं है मित्रों। और दीपशिखा से संकलित नहीं है, लेकिन मैं बता दूं यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था महादेव वर्मा को 1952 में, ठीक है भाई, याद रख लीजिएगा। तो निहार रश्मि निर्जा सांदे गीत इसका संकलन है। छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों में महादेव वर्मा को भी माना जाता है। इनका जन्म मार्च 1907 में हुआ और निधन सितंबर 1987 में इनका हुआ था। तो निहार रश्मि निर्जा सांदे गीत दीपशिखा रहा सप्तपर्णा भी इनकी रचना है। 298 नंबर का प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। साथियों सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो काव्य रचनाएं करी है उनमें क्या विशेषताएं रही है, उसके ऊपर यह प्रश्न है। लेकिन इनमें से वो विशेषता जो नहीं रही वो बतानी है आप लोगों को। देखिएगा सुमित्रा कुमारी, जो सुभद्रा कुमारी चौहान है, इन्होंने लिखी थी खूब लड़ी मर्दानी वाली, वो इन्होंने लिखी थी, ठीक है ना। तो सुभद्रा कुमारी चौहान, उनमें गंभीर से गंभीर विषय को भी सरल रूप में प्रस्तुत करने की अदम्य क्षमता थी, बिल्कुल राइट बात है। उनकी राष्ट्रीय कविता में समसामयिक देश प्रेम और भारतीय इतिहास एवं संस्कृति की गहरी छाप है, बिल्कुल राइट है।
उनकी कविताओं की एकमात्र प्रवृत्ति है राष्ट्रीय भावना का चित्रण। एकमात्र प्रवृत्ति नहीं, बहुत सारी प्रवृत्तियां थी, तो ये गलत हो जाता है। उनकी कविता त्रिधारा और मुकुल शीर्षक से प्रकाशित है, बिल्कुल राइट है। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय भावना का चित्रण था, राष्ट्रीय भावना का चित्रण, ये इसमें नहीं है। सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य रचना के संबंध में उपयुक्त कथन सही नहीं रहा। सुभद्रा कुमारी जो है उसके काव्य की विशेषताएं यहाँ दी गई है, आप इनको भी जरूर पढ़ लीजिएगा। इनके देश प्रेम से संबंधित कविताओं में जो है वीर रस की निर्झरणी प्रवाहित होती है, वीर रस देखा जाता है। इनकी रचनाएं त्रिधारा और मुकुल शीर्षक से संग्रहित है। इनके तीसरा है, इनके पारिवारिक जीवन की कविताओं में सुर की तरह इन्होंने भी वात्सल्य रस का मार्मिक और हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। इनकी कविताओं में सात्विक अनुभूति और पारिवारिक जीवन के माधुर्य भाव का अंकन इसमें मिलता है। साथियों, ये थोड़ा सा पीडीएफ यहाँ पर खराब आ गई है, तो आप वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए। वैसे तो मैं पढ़ के बता रहा हूँ, तो याद आप लोगों को हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? बिल्कुल ये याद रख लीजिएगा आप। देखिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी कविताओं से संबंधित नहीं है। साहित्य वेदना, हिम तरंगिणी आदि इनकी काव्य कृतियां रही है। साहित्य वेदना, साहित्य देवता और हिम तरंगिणी ये इनके आदि इनकी काव्य कृतियां, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीयता उनके काव्य का कलेवर है, तो भक्ति और रहस्यात्मकता प्रेम उनकी रचनाओं की आत्मा है, बिल्कुल सही है। उनकी कविताओं में छायावादी रहस्यात्मकता का सगुण मधुर भक्ति के साथ एक अजीब समन्वय दिखाई पड़ता है, यह भी बिल्कुल है। उनकी राष्ट्रीय कविताओं में आदर्श की तोती उड़ाने, तोती नहीं थी, बिल्कुल सही थी, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं और भी हैं। साहित्य देवता 1942 में प्रकाशित हुई, हिम तरंगिणी 1949 में, माता 1951 में, कृष्ण अर्जुन युद्ध 1918, हिम क्रीटनी 1943 में प्रकाशित हुई। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। 300 नंबर का प्रश्न है, कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखिएगा कौन सा विकल्प सही नहीं है, देखते हैं। संशय की एक रात में राम के मन का संशय चित्रित किया गया है। संशय की एक रात जो है साथियों, इसमें राम के मन का संशय चित्रित किया गया है, बिल्कुल राइट है। उर्वशी का दर्शन पक्ष है, प्रेम और ईश्वर, जैव और आत्म धरातल को मिलाना, ये भी राइट है। कुरुक्षेत्र में गांधीवादी अहिंसा का समर्थन किया गया है, ये गलत है। लोकायतन, ये गलत रचना है। लोकायतन में स्वाधीनता पूर्व से लेकर उत्तर स्वप्न तक का विशाल भारतीय प्रवेश मिलता है, बिल्कुल राइट है साथियों। तो सी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा मित्रों। चलिए, अगला प्रश्न है, 301 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। वियोगी होगा पहला कवि, वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान, आहा से उपजा होगा गान, सी ऑप्शन राइट है। तो पहला जो मिलता है साथियों, वो फोर्थ नंबर से मिलता है। वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान, ये किसकी पंक्ति है? पंत जी की पंक्ति है। पर प्रकृति के यौन का श्रृंगार करेंगी कभी न बामी फूल, प्रकृति के यौन का श्रृंगार कभी करेंगी कभी न बामी फूल, तो ये पंक्तियां जो है प्रसाद जी से मिलती है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिसमें उथल पुथल मच जाए, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिसमें उथल पुथल मच जाए, बाल कृष्ण शर्मा नवीन की पंक्तियां हैं। धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका, ये निराला जी की सरोज स्मृति से ली गई पंक्तियां हैं, तो ये पहले नंबर पर आ जाएगी। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा मित्रों। ठीक है, ये इन सभी की रचनाएं हैं। पंत जी की रचनाएं यहाँ पर कौन कौन सी रही? पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, लोकायतन, चिदम्बरा। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं, प्रेम पथिक, करुणालय, झरना, आंसू, कामायनी। बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं, कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, उर्मिला और विस्पाई जन्म के। सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला जी की रचना है, अनामिका, परिमल, तुलसीदास, बेला, सांदे, काकली, ये रही है साथियों। तो पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। रचनाएं बहुत सारी है, आप लोगों को बार बार पढ़ना पड़ेगा तब याद होती है। 302 नंबर का प्रश्न है, निराला की काव्य कृतियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है?
अनामिका में संग्रहित अधिकांश रचनाएं उत्कृष्ट भाव व्यंजना तथा कलात्मक प्रौढ़ता के द्योतक मानी जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। सरोज स्मृति हिंदी का श्रेष्ठ शोक गीत माना जाता है। बिल्कुल राइट है। राम की शक्ति पूजा में कवि का पौरुष और ओज चरम उत्कर्ष के साथ अभिव्यक्त हुआ है। राइट है। तुलसीदास में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक है। ये गलत हो जाएगा। अनामिका में संग्रहित अधिकांश रचनाएं उत्कृष्ट भाव व्यंजना तथा कलात्मक प्रौढ़ता की द्योतक है। राइट है। सरोज स्मृति हिंदी का श्रेष्ठ शोक गीत माना जाता है। राइट है। राम की शक्ति पूजा में कवि का पौरुष और ओज चरम उत्कर्ष के साथ अभिव्यक्त हुआ है। बिल्कुल 100% राइट बात है। चलिए 303 नंबर का प्रश्न है, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के संयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और सलाद्य है। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के संयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और सलाद्य है। कामायनी की कथा सृष्टि के विषय में ये विचार किसका रहा है साथियों? तो कामायनी तो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, तो ये जयशंकर प्रसाद का ही रहा है साथियों। नंद दुलारे वाजपेयी क्या कहते हैं कामायनी के लिए? कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। कामायनी के लिए नंद दुलारे वाजपेयी ने क्या कहा? जो कामायनी है वो नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। मुक्तिबोध ने क्या कहा? कामायनी एक फैंटेसी है। सुमित्रानंदन पंत ने क्या कहा? कामायनी ताजमहल के समान है। तो ये थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आता है 204 नंबर का, जब वेदना के आधार पर सहानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया था। जब वेदना के आधार पर सहानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया था। बहुत तगड़ी बात है साथियों। छायावाद की परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। एक बार पढ़िए, जब वेदना के आधार पर सहानुभूति अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया था। तो ये जो परिभाषा है छायावाद से संबंधित, ये किसने दी थी? जयशंकर प्रसाद ने। आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। और भी छायावाद से संबंधित सुमित्रानंदन पंत ने छायावाद को चित्र भाषा पद्धति कहा है। सुमित्रानंदन पंत जो है छायावाद को क्या कहते हैं? चित्र भाषा पद्धति कहते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोही छायावाद है। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद की क्या परिभाषा दी? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोही छायावाद है। ये डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा बताया गया है। नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद के लिए क्या कहा? छायावाद सांसारिक वस्तुओं में दिव्य सौंदर्य का प्रत्यय है। छायावाद सांसारिक वस्तुओं में दिव्य सौंदर्य का प्रत्यय है साथियों। तो ये नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा कहा गया है। जो छायावाद है वो सांसारिक वस्तुओं में दिव्य सौंदर्य का क्या है? प्रत्यय है। नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद के लिए ये बात कही है। मित्रों 305 नंबर का प्रश्न है, देखिएगा, कौन सा विकल्प इनमें सुमेलित नहीं है? अब सुमेलित इनमें कौन सा विकल्प नहीं है? 305 नंबर का प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है साथियों। हिमक्रीटनी जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। बुद्ध और नाचगर हरिवंश राय बच्चन का है। हिमक्रीटनी रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है, तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। हम विश्व पाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा की है। प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा की है। तो ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग। इन क्रिएटनी किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है साथियों, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी की और भी रचनाएं कौन कौन सी है? कृष्ण अर्जुन युद्ध, हिम क्रीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी और माता। ये महादेव माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं। हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं देखिएगा, तेरा हार, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश। इनके साथ इनके प्रकाशित सन भी दिए गए हैं, तो इनको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। निशा निमंत्रण, सतरंगिनी, बुद्ध और नाचगर, दो चट्टाने, जाल समेटा, ये हरिवंश राय बच्चन की कृतियां हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख रचनाएं उर्मिला, कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, वाशी, हम इस्पाई जन्म के, ये इनकी कृतियां रही बालकृष्ण शर्मा। नरेंद्र शर्मा की रचनाएं प्रवासी के गीत, मिट्टी और फूल, अग्नि शस्य, प्यासा निर्झर और मुट्ठी बंद रहस्य, ये किसकी रचना है? नरेंद्र शर्मा की। 306 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में दिनकर की रचनाएं कौन सी हैं? अब दिनकर की यानी कि राम नरेश त्रिपाठी
निराला के साथ दिनकर रहे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साथ। उसी तरह से राम ये दिनकर जो रहे हैं, इनकी रचनाएं कौन, रामधारी सिंह दिनकर, याद है ना, दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, इनकी रचनाएं कौन कौन सी रही है वो आप लोगों को बतानी है। तो ठीक है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, सामधेनी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, और रसवंती रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। उर्वशी, सामधेनी, रसवंती, तीनों ही रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसका मतलब डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जय भारत जो है किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और रश्मि रेखा, ये रचना बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। तो जय भारत किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की, रश्मि रेखा किसकी है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है साथियों। 307 नंबर का प्रश्न है, महाराणा का महत्व, ये रचना किसकी है, महाराणा का महत्व जयशंकर प्रसाद की रचना है। पहले 12th क्लास में चलती थी ये। महाराणा का महत्व किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की है, याद हो जाएगा। 1914 में ये प्रकाशित की गई थी साथियों। और भी इनकी अन्य कृतियां हैं जयशंकर प्रसाद की, प्रेम पथिक, वन मिलन, उर्वशी, कानन कुसुम, झरना, आंसू लहर, कामायनी। बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं, कुमकुम, अपलक, वासी, अमृतपाई, जन्म की। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं, हिम कृष्ण, हिम तरंगिणी, युग चरण, वेलु, वेणु लोग मुझे धरा, मरण ज्वार, ये इनकी रचनाएं रही है मित्रों। तो मित्रों इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये अच्छे प्रश्न हैं। और आज हम लोगों ने जो है छायावाद को कंप्लीट कर लिया है। और आप लोग अच्छे से पूरा कंप्लीट छायावाद पढ़ लीजिएगा एक एक वीडियो के साथ। ये करीबन 4 वीडियो यहाँ पर हो चुके हैं। मैंने बहुत अच्छे प्रश्न आप लोगों को करवा दिए हैं। पहली बार जुड़ते हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और जितने भी वीडियो डले हुए हैं सबको एक एक करके आप लोग देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा डिटेल पढ़ने के बाद में। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले युग के साथ, अगली अगले नोट्स के साथ, अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, आप सभी को धन्यवाद।